तो भाई फाइनली ऐसा है कि राजा ने मान ही लिया कि ये नेशनल असेंबली जो है ये बड़ी पावरफुल है एंड ही रिकॉग्नाइज्ड दैट। अब ये नेशनल असेंबली क्या है, राजा ने क्यों उसको रिकॉग्नाइज किया, ये सब पिछली सीडी की बात है। अगर नहीं देखी हो तो पहले पार्ट 1 देखना एंड दिस इज पार्ट 2। तो ये जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, जिसको फाइनली राजा ने भी मान लिया था, उनकी कुछ शर्तें थी। वो शर्तें इस तरीके की थी कि सबसे पहली बात तो कि जो चर्च के लोग थे, दैट इज क्लर्जी, उनकी सारी प्रिविलेजेस खत्म। वो जो हम टाइथ की बात कर रहे थे कि 10% टैक्स जो था वो चर्च ले जाता था सीधे, वो भी सब खत्म। इनफैक्ट जो चर्च के नाम पे जमीन थी वो भी कॉन्फिस्केटेड कर ली गई और वो फार्मर्स को दे दी गई। जो स्पेशली लैंडलेस लेबरर्स थे उन लोगों को वो जमीन दे दी गई। और इन सब शर्तों के साथ ही फ्यूडल सिस्टम की भी समाप्ति हो गई। ये जो नेशनल असेंबली थी, इनका एक मेन मोटो था, वो ये था कि अगर हमने पावर सिर्फ किंग के हाथ में रख दी तो वो जब चाहे तब उसका मिसयूज कर सकता है, और वो पहले कर ही चुका था। तो अब इन्होंने क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उन्होंने 3 हेड्स बना दिए पावर के। वन ऑफ देम वाज लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी। अब नेशनल असेंबली को राइट मिला कि अब लॉज जो बनाने का काम है वो ये लोग खुद करेंगे। 1791 में जब नेशनल असेंबली को ये राइट मिला कि वो लॉज खुद बनाएंगे, तो उनके जो मेंबर्स थे वो भी इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए। उन लोगों ने क्या किया, वहां की पॉपुलेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वन ऑफ देम वाज एक्टिव सिटीजन, अनदर वाज पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन मतलब एक तो पहले कि उनकी एज जो थी वो 25 ईयर्स से ज्यादा की होनी चाहिए, उसमें भी फीमेल्स इंक्लूडेड नहीं थी, और वो इतना टैक्स पे करते हों जितना कि एक मजदूर 3 दिन में कमाता है। और जो जितना ज्यादा टैक्स पे करता था उसके चांसेस उतने ही बढ़ जाते थे कि वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन पाए। और जो बेचारे पैसिव सिटीजन्स थे उनके पास अभी भी वोटिंग का कोई राइट नहीं था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन तो था, मोनार्की अभी भी चली रही थी। अब ये जो इनको लॉज बनाने का राइट मिला, तो इन्होंने बेसिकली 4 लॉज बनाए। सबसे पहला जो था वो था राइट टू लाइफ। दूसरा जो था दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच और यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। थर्ड वाज फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, मतलब कि अगर राजा भी कुछ गलत कर रहा है तो आप आपकी बात रख सकते हो, बस रख ही सकते हो, सुनना नहीं सुनना वो राजा का काम है। एंड फोर्थ एंड लास्ट वाज इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सब बराबर। अब ये जो लॉज बनाए, साथ में इन्होंने ये भी कहा कि इन लॉज को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो गवर्नमेंट का है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरीके से इन लॉज का वायलेशन हो। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि पहले क्या होता था कि नोबल का बेटा नोबल और क्लर्जी का बेटा क्लर्जीज की कैटेगरी में आ जाता था, पर अब से ये जो बर्थ राइट वाला सिस्टम था ये सब खत्म हो चुका था। फाइनली लुइस 16 ने ये कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया। ये जो किंग था लुइस द 16 कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिए, पर बेचारा था मजबूर, क्योंकि साइन नहीं करता तो क्या करता। तो हम कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसे फ्रांस वाले क्या कहते होंगे, मजबूरी का नाम लुइस द 16। तो अब साइन करने के बाद बंदे का दिमाग जो था वो कुछ जुगाड़ में लगा हुआ था कि कुछ ऐसा करूं कि मेरी पावर सारी मुझे मिल जाए। तो ये भाई साहब पहुंचे प्रशा और ऑस्ट्रिया के पास हेल्प मांगने। ऑस्ट्रिया वाले तो ससुराल थी उनकी, दामाद जी आए मदद मांगने, मना कैसे करते। तो प्रशा और ऑस्ट्रिया की आर्मी ने मिलके फ्रांस की जनता पे अटैक कर दिया। सो 1792 में देयर वाज अ वॉर बिटवीन नेशनल असेंबली एंड दीज 2 स्टेट्स। तो ये जो लड़ाई थी ये एरिस्टोक्रेसी और आम जनता के बीच की लड़ाई थी। जैसे बॉलीवुड मूवी में कोई गाना आ जाता है तो तुम थोड़े इमोशनल हो जाते हो ना, ऐसे ही फ्रांस की जनता में देशभक्ति जगाने के लिए वहाँ के जो कवि लोग थे वो गाने लिखा करते थे। तो एक भाई था रॉजर्ट लिसिल, पता नहीं कैसी स्पेलिंग है, लिखते कुछ और है पढ़ते कुछ और है, खैर। तो इन भाई साहब ने एक गाना लिखा मर्सिलिस। मर्सिलिस वैसे एक प्लेस है। तो जब फ्रेंच आर्मी के लोग मर्सिलिस से पास हो रहे थे
तो ये जो रॉजेट अपने कवि महोदय थे, इनके दिमाग में एक गाना आ गया। तो वो जो गाना था वो फ्रांस का बाद में जाके नेशनल एंथम बन गया। अब लड़ाई करने आदमी तो चले गए वॉर फील्ड में, पर महिलाएं घर पे थी। वैसे भी महिलाओं को पति से लड़के ही शांति मिल जाती है, बाकी लड़ाई में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो अब जब आदमी लोग थे दूर, तो फीमेल्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई घर चलाने की और बाकी सारे काम देखने की। तो इस टाइम पे क्या हुआ, कुछ क्लब्स बनने लग गए। उनमें से एक पॉपुलर क्लब बना जेकोबिन्स क्लब। इसमें यूजुअली जो लोग थे वो लेस प्रॉस्परस सोसाइटी के थे। उसमें वॉच मेकर्स थे, शू मेकर्स थे, जो शॉपकीपर्स थे छोटे मोटे, या जो इधर छोटी मोटी जॉब्स करते थे, इस टाइप के लोग थे। इनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये जो बंदा था ना, खतरनाक आदमी था भाई साहब। अब ये जो भाई था ना, इसका दिमाग देखो आप, कपड़ों में भी पॉलिटिक्स लगा रहा था। वहाँ के जो राजा और थोड़े हाई फाई लोग होते थे वो नी लेंथ तक के ब्रीचेस पहनते थे। इसने बोला हम फुल लेंथ के ब्रीचेस पहनेंगे, और वो भी स्ट्राइप्ड वाले, ताकि हम अलग दिख सकें और ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी। तो वो जो नी ब्रीचेस थे घुटने की लेंथ तक के, उनको कहा जाता था सैंस कुलॉट। तो बात है 1792 की गर्मियों की। महंगाई ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई थी। खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई जो थी वो बहुत कम हो चुकी थी। जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत अवेलेबल थी बहुत महंगी थी। तो लोगों में बहुत गुस्सा था। सारे लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये जो ट्यूरिलिस का पैलेस है इस पे अटैक करेंगे। तो 10 अगस्त की सुबह सुबह गए आर्मी बना के। वहाँ जो किंग का गार्ड था, सबसे पहले तो उसको ही उड़ा दिया और फिर किंग को हॉस्टेज बना लिया। थोड़ी देर के लिए बनाया, बाद में उसको छोड़ दिया। नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया कि जाओ पूरी रॉयल फैमिली को जेल में बंद कर दो। और इसके बाद दोबारा इलेक्शंस का ऑर्डर आ गया। और इस इलेक्शन में कोई एक्टिव सिटीजन नहीं, कोई पैसिव सिटीजन नहीं। जो भी लोग 21 ईयर्स या उससे ज़्यादा के थे, दे ऑल कैन वोट। बट इसमें भी फीमेल्स को वोटिंग राइट नहीं मिला था। अब इलेक्शन के बाद जो नई असेंबली बनी उसका नया नाम रखा गया। उसका नाम था कन्वेंशन। तो फाइनली 21 सितंबर 1792 को फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक। और इसके बाद 21 जनवरी 1793 को लुईस XVI को पब्लिकली, उसके थोड़े ही टाइम के बाद उसकी जो क्वीन थी मरी एंटोइनेट, उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो यहाँ पे ये जो बर्बन डायनेस्टी थी, दी एंड। एक बात तो है, ये फ्रांस के लोगों की किस्मत में ना खुशी नहीं थी। किंग से निपटे नहीं, एक मुसीबत और आ गई। और इस बार की मुसीबत का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वही जेकोबिन्स क्लब के हेड महाशय जो थे। इनका जो टाइम था 1793 से लगा के 1794 तक का, इसको कहते हैं आतंक का साया। यस, रेन ऑफ टेरर। इतना खतरनाक आतंक मचा रखा था कि जो भी कोई बात नहीं सुनता सीधे उसका गला काट देते थे। और गला काटने का एक स्पेशल डिवाइस था विच वॉज नोन एज गुलेटिन। गुलेटिन इसलिए क्योंकि इसका इन्वेंशन डॉक्टर गुलेटिन ने किया था। एक वुडन पीस था और दोनों तरफ ब्लेड्स लगी थी। तो जो भी इनकी बात नहीं सुनता या पॉलिसीज में बिलीव नहीं करता या इनके अगेंस्ट जाता, उसको उसी गुलेटिन से निपटा दिया जाता था। तो इसलिए ऐसा कहा जाता था ही और शी वॉज गुलेटिन्ड। एक भाई था, उसका नाम था कैमिल डेसमोलिन्स। क्या शानदार स्पीचेस देता था। और एक बार उसने एक स्पीच दी थी फ्रीडम के ऊपर कि ये जिसको तुम फ्रीडम कहते हो ना, ये कोई फ्रीडम है ही नहीं। तुम अपने आप को कहते हो कि हमें फ्रीडम मिली हुई एक्सप्रेशन की, और तुम अपनी बात कह ही नहीं सकते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सो दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ फ्रीडम। बड़ा बुरा हुआ बेचारे के साथ। स्पीच के बाद उसको गुलेटिन्ड कर दिया गया, क्योंकि रॉबेस्पियर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसके होते हुए कोई उस पर क्वेश्चन उठाए, कोई उससे ये क्वेश्चन पूछे कि फ्रीडम क्या है। तो उसने इसको भी गुलेटिन करवा दिया। और तो और जब ये केस हुआ, इसके बाद इनके खुद के पार्टी मेंबर्स ने बोला रॉबेस्पियर को कि भाई साहब ये जो अपन कर रहे हैं ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं अपन। तो ऐसा करने लगे तो जनता अपने से खुश नहीं रहेगी।
तो एक्स क्लर्जीज, नोबलमैन, इनके खुद के पार्टी के मेंबर्स, सबको इकट्ठा किया, जेल में डाला और गुलेटेड। ये जो टाइम था 1793 से 94 तक का, इसमें सारे लोग बहुत डरे हुए थे। लोग तो ठीक है, जैकोबिन्स क्लब के खुद के मेंबर रॉबस्पियर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल पाते थे। जो भी कोई उसके अगेंस्ट जाता वो सबको मार डालता था। इस टाइम पर लोगों के मन में बहुत डर था, आतंक हर जगह फैला हुआ था। इसलिए इस टाइम को हम कहते हैं रेन ऑफ टेरर। इतना आतंक फैलाने के बाद भी कुछ अच्छे काम किए थे उसने। उनमें से एक था कि पहले फ्रेंच सोसाइटी में जो नोबल्स और क्लर्जी के लोग होते थे उनको सर और मैडम कहना पड़ता था, पर अब उसने बोला ऐसा नहीं होगा, सारे लोग सिटीजन हैं। और दूसरा, इस भाई को पता नहीं क्या मजे आते थे, कपड़ों पे पॉलिटिक्स करता था, अब खाने पे लेके आ गया। उसने व्हाइट फ्लोर की जो ब्रेड थी उस पे बैन लगा दिया और एक नॉर्मल ब्रेड जिसको वो कहता था इक्वालिटी ब्रेड, वो फोर्स किया कि सारे लोग वो ही खाएंगे। मैक्सिमिलियन रोबस्पियर ने एक काम और जो अच्छा किया था वो ये कि इन्होंने स्लेवरी को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। होता क्या था कि कुछ फ्रेंच की कॉलोनीज थी, कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज, जिनमें से मेन थी सैन डोमिंगो एंड मार्टिनिक। ये दो कंट्रीज जो थी वो शुगर, कॉफ़ी, टोबैको, इनका बहुत अच्छा खासा सप्लाई करते थे यूरोप में। पर वहाँ काम करने के लिए फ्रांस के लोग नहीं जाना चाहते थे। वो अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में काम करना पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, कैरिबियन कंट्रीज में काम करवाने के लिए फ्रांस के लोग अफ्रीका के लोगों को स्लेव्स बनाकर लेकर आए ताकि वो कैरिबियन कंट्रीज में काम कर सके। पर जिस तरीके से उनको लाया गया या जिस तरीके से उनसे काम करवाया गया वो बहुत ही बुरा था। 3 महीने की जो लॉन्ग वॉयज थी थ्रू द अटलांटिक टू द कैरिबियन, इन 3 महीनों में उन शिप्स में बहुत सारे स्लेव्स को एक साथ रखा जाता था। उनके खाने पीने के कोई ठिकाने नहीं थे और हाइजीनिक कंडीशंस भी बहुत बुरी थी। उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि आपको रेगुलर वेजेस मिलते रहेंगे, बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। अब ये जो स्लेवरी चल रही थी इसका फ्रांस के जो लोग थे, जो फिलोसोफर्स थे या जो एजुकेशनिस्ट लोग थे, उन्होंने बहुत अपोज किया। और फ्रांस के साथ साथ आसपास के जो देश थे वहाँ के लोगों ने भी इसका अपोज किया। बट नेशनल असेंबली ने कोई लॉ पास नहीं किया जिससे कि स्लेवरी बैन हो सके, क्योंकि उनको डर था कि अगर ऐसा कोई लॉ बना तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं जो उनको टैक्स देते हैं वो सब बंद हो जाएगा। तो फाइनली रॉबस्पियर ने ये लॉ बनाया कि स्लेवरी खत्म कर दी जाएगी। तो 1794 में कन्वेंशन, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी, उन्होंने ये लॉ पास किया कि स्लेवरी खत्म। हालांकि 10 साल बाद नेपोलियन ने वापस स्लेवरी को स्टार्ट कर दिया था। काम अच्छे तो किए पर आतंक इतना मचा रखा था जिसका कोई जवाब नहीं। सो फाइनली जुलाई 1794 में रॉबस्पियर को गुलेटिन कर दिया गया। जो बंदा दूसरों को गुलेटिन करता था वो भी गुलेटिन के द्वारा ही मारा गया। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि फ्रांस के लोगों की किस्मत में खुशी नहीं लिखी थी। पहले लुइस द 16 से परेशान थे, वो निपटा। उसके बाद रॉबस्पियर से परेशान थे, वो निपटा। अब क्या हुआ, वहाँ पे जो मिडिल क्लास के रिच लोग थे उन्होंने सारी पावर सीज कर ली और उन्होंने डायरेक्टरी रूल्स बनाए। डायरेक्टरी रूल्स मतलब कि 5 लोगों की एक कमेटी थी जो ये डिसाइड करेगी कि अब गवर्नमेंट कैसे हैंडल होगी। पर वो 5 लोग आपस में ही झगड़ते रहे और इसका फायदा उठाया एक मिलिट्री पर्सन ने जिसका नाम था नेपोलियन। अब ये जो नेपोलियन था, जब ये नया नया पावर में आया तो इसने बहुत अच्छे काम किए। पहले फ्रांस में 32 अलग अलग करेंसीज चलती थी, अलग अलग वेट्स के मेजरमेंट चलते थे, अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते थे। तो उसने इन सब को स्टैंडर्डाइज बना दिया। तो 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया, बिना किसी इलेक्शन के और बिना किसी वोटिंग के। नेपोलियन जो था ना, उसका एक सपना था बहुत ही बुरा, वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। अब इस चक्कर में उसने जो अच्छे काम किए ना वो भी सारे धरे के धरे रह गए। उसने क्या किया, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भरना चालू किया। कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, कुछ भी हो,
आपको जाके दूसरे देश से लड़ाई करनी है। तो फाइनली ये भाई साहब भी फ्रांस के लिए खुशियाँ नहीं ला पाए। और अगर हम बात करें फ्रांस की विमेन की, बहुत बुरी हालत थी बेचारियों की। पहली बात तो उनको कोई जॉब्स ही नहीं मिलती थी, और मिलती भी थी तो उसमें वेजेस बहुत कम मिलते थे। रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। सिर्फ जो अमीर घरों की लड़कियां थी वो ही पढ़ सकती थी, और उनको भी स्कूल नहीं भेजा जाता था, उनको भी कोई पढ़ाने आता था। और तो और वो बेचारी अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकती थी। ये जो जेकोबिन क्लब्स जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, उनके साथ साथ ये विमेन के भी कुछ क्लब बने। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि हमें भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए और हम भी असेंबली तक जा पाएं, ताकि अगर गवर्नमेंट में हम रहेंगे तो हम फीमेल्स के लिए लॉज बना पाएंगे। पर उनका ये सपना नेशनल असेंबली में भी अधूरा रह गया, कन्वेंशन में भी अधूरा रह गया, और नेपोलियन के टाइम पे भी अधूरा रह गया। फाइनली 1946 में जाके फ्रांस के विमेन को ये राइट मिला कि वो लोग भी वोट कर सकते हैं। तो ये जो नई गवर्नमेंट थी, जो नेपोलियन के टाइम की गवर्नमेंट थी, उसने भी वोटिंग राइट्स तो नहीं दिए, पर उन्होंने कुछ अच्छे काम किए फीमेल्स के लिए। उन्होंने कुछ गर्ल्स स्कूल खोले जिसमें पर्टिकुलरली गर्ल एजुकेशन पे फोकस किया जाता था, और उन्होंने मैरिज को सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। डिवोर्स वॉज मेड लीगल। पहले क्या होता था कि सिर्फ मेल्स ही डिवोर्स को इनिशिएट कर सकते थे, बट ये नेपोलियनिक गवर्नमेंट ने क्या किया कि मेल एंड फीमेल एनीवन कैन इनिशिएट द डिवोर्स। मतलब अब अगर चाहे तो लेडी भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती थी। वैसे तो फ्रांस में लेडीज ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाती थी, पर एक थी बंदी, थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा के जैसे तैसे बोलने की उसने कोशिश की। और बोलने की कोशिश भी कब की? मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर के टाइम पे। जब जैकोबिन्स के क्लब्स बन रहे थे तब इन्होंने भी अपना एक सीक्रेट क्लब बना लिया था। इन्होंने जब आवाज़ उठाई कि हमें जो तुम इतना ऑप्रेस करके रखते हो ये बिल्कुल सही नहीं है, हमें भी थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो इनका हश्र भी वही हुआ जो बाकी लोगों का हुआ। इनको भी मार दिया गया, और इनको मारने के लिए भी वही डिवाइस यूज़ किया गया, गुलेटिन। शी वॉज ऑल्सो गुलेटिन। और इसी के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है ख़त्म। पर जैसे फ्रांस के लोगों की किस्मत बहुत ख़राब थी ना, ऐसे थोड़ी सी किस्मत तो तुम्हारी भी ख़राब है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ है, पर फ्रांस की हिस्ट्री तुम्हें अगले साल 10th में फिर से पढ़नी है। जो नेपोलियन भाई ने कांड किए ना, ये सब तुम्हें अगले साल पढ़ना है। तो ऐसा है, नेपोलियन अपने को अगले साल पढ़ना है, तो इस साल ज़्यादा लोड मत लो, अभी तो सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन ही पढ़ लो।